तो लेट्स स्टार्ट विद द PYQ ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है. देखते हैं पहला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. Fertilized eggs are transferred to surrogate mothers at 8 to 32 cell stage. Okay. फिर cow is administered with hormones having LH like activity. No, यही गलत हो गया. It is FSH like activity. तो ऑप्शन नंबर B is only incorrect. Not a step बोला है तो ऑप्शन नंबर B आ गया आंसर. डायरेक्टली आ गया आंसर. बाकी पढ़ लेते हैं. Yield 6 to 8 eggs at a time. Fertilized by artificial insemination. ठीक है, artificial insemination कराओ या आपको डायरेक्ट मेटिंग कराना है वो भी कराओ, चलेगा. 8 to 32 cell stage ये भी चलेगा. और ये जो टेक्निक है इट इज़ नॉन सर्जिकल, ये भी आपको याद रखना है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना सकते हैं. इट इज़ अ नॉन सर्जिकल टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ एग्स. इट इज़ नॉन सर्जिकल. ओके, नेक्स्ट. बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिजारडेल ऑफ शिप फॉर्म फ्रॉम बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो राम्स. बीकानेरी ईव्स और मरीनो राम्स के बीच में से एक न्यू ब्रीड बनाया गया हिजारडेल. ओके, ये किसके मदद है? इस टेक्निक को क्या बोला गया है? इट इज़ क्रॉस ब्रीड. दो ब्रीड्स के क्रॉस किया है. बीकानेरी ईव्स और मरीनो राम्स दोनों ही अलग अलग. देखो दोनों ही आपके शीप्स हैं बट अलग अलग ब्रीड्स के. तो दोनों ब्रीड को क्रॉस किया तो क्रॉस ब्रीडिंग. दोनों स्पीशीज को, दो अलग अलग स्पीशीज को क्रॉस किया तो इंटरस्पेसिफिक. ओके, म्यूटेशनल ब्रीडिंग नहीं. इन ब्रीडिंग मतलब एक ही स्पीशीज के, मतलब ऐसा, मतलब मरीनो राम्स और मरीनो ईव्स को ही अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा इन ब्रीडिंग. आउट क्रॉस मतलब आउट क्रॉस इज अगेन, मतलब ये इन ब्रीडिंग और आउट क्रॉस इज सेम स्पीशीज, सेम ब्रीड के ही रहेंगे. बट इन ब्रीडिंग में क्या फ़र्क होता है? इन ब्रीडिंग में आपके क्लोज रिलेटिव होना चाहिए और अप टू 4 to 6 जनरेशन मतलब क्लोज होने चाहिए. आउट क्रॉस में 4 to 6 जनरेशन तक क्लोज नहीं होना चाहिए, तो वो आउट क्रॉस हो जाएगा अगर वो दोनों ही सेम ब्रीड में. ये क्रॉस ब्रीड मतलब दो डिफरेंट ब्रीड. इन ब्रीडिंग मतलब दो अलग अलग सेम ब्रीड. अगर मैं इसका चार्ट बनाना चाहूँ तो ब्रीडिंग के बारे में अगर देखें हम लोग, अगर सेम ब्रीड है या डिफरेंट ब्रीड. क्रॉस कैसे हो सकता है? क्रॉस के बारे में अगर बात करें हम लोग तो दो टाइप के हो सकते हैं क्रॉस. डिफरेंट ब्रीड या सेम ब्रीड. डिफरेंट ब्रीड है तो उसको बोल देंगे क्रॉस ब्रीड, और कुछ नहीं बोलेंगे, क्रॉस ब्रीड. सेम ब्रीड है तो दो क्राइटेरिया और आ जाते हैं. 4 to 6 जनरेशन सेम है, अगर 4 to 6 जनरेशन तक सिमिलरिटी है तो उनको बोल देंगे, उस ब्रीडिंग को बोल देंगे, क्रॉस को बोल देंगे इन ब्रीडिंग. अगर 4 to 6 जनरेशन नॉट सेम तो उस केस में हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉस. ओके, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कौन ठीक करता है? सिंगल आउट क्रॉस. ये भी आपको पता चल जाएगा. देखो जो मैंने बोला था पहले, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय आउट क्रॉस. येस इट कैन बी ओवरकम. इसमें क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो वही आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज ओनली इनकरेक्ट. बाकी से पढ़ो मत पढ़ो आपके ऊपर. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी. करेक्ट. इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू evolve pure line. करेक्ट. इनब्रीडिंग सेटल्स फॉर हार्मफुल recessive gene and reduce fertility and productivity. इनब्रीडिंग helps in accumulation of superior genes, elimination by elimination and elimination of undesirable gene. क्या है? देखो पहले दो तो करेक्ट है. फिर ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट. हार्मफुल recessive genes को सिलेक्ट नहीं करता है, reduce fertility नहीं करता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली अगर आप देखो तो ये तीन ज़्यादा करेक्ट है, तो कम करेक्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा. ओके, homozygous pure lines in cattle can be outlined by mating of unrelated नहीं, mating of individuals of different breed नहीं, mating of individuals of different species भी नहीं, mating of related of same breed. देखो पहली बात तो आपको पता है homozygous pure lines बनेंगे कहाँ पे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में. सॉरी, नॉट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग करने से आपको प्योर लाइन्स बनेंगे. तो प्योर लाइन बनाने के लिए आपको क्या बनेगा? इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग कहाँ आता है? 4 to 6 जनरेशन मतलब रिलेटेड सेम ब्रीड. तो रिलेटेड सेम ब्रीड तो कहाँ मैच होता है? ऑप्शन नंबर डी में मैच होता है. ओके, नेक्स्ट. इंट्रा स्पेसिफिक, सॉरी इंट्रा नहीं, इंटर स्पेसिफिक. इंटर स्पेसिफिक मतलब इंटर मतलब दो स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करोगे. सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स नहीं, स्पीशीज में क्लोजली ऑफ 4 जनरेशन नहीं, मोर क्लोजली रिलेटेड विद इन द सेम ब्रीड एंड 4 to 6 जनरेशन. इसका मतलब क्या है? इन ब्रीडिंग. ये जो डेफिनेशन दिया वो इन ब्रीडिंग का है. एनिमल विद सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स, ये हो गया आउट क्रॉस. 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज, ये आ गया इंटर स्पेसिफिक. सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स और सुपीरियर डिफरेंट ब्रीड, तो ये हो गया डिफरेंट ब्रीड का तो क्रॉस ब्रीड. तो यहाँ पे देख सकते हो आप चार चीज़ का आपको डेफिनेशन मिल रहा है. आउट क्रॉस का डेफिनेशन ऑप्शन नंबर ए, इन ब्रीडिंग का डेफिनेशन ऑप्शन नंबर बी, आउट क्रॉस का डेफिनेशन ऑप्शन नंबर सी, 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज का इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन नंबर डी. 4 डिफरेंट. तो इसलिए PYQ करना इंपॉर्टेंट. देखो आपका चारों कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया. ओके,
आउटब्रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ एन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट ओवरकम्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन. उसका एक ही बहुत अच्छा फायदा है आउटब्रीडिंग का कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम में होता है. प्योर लाइन के लिए इनब्रीडिंग करते हैं हम लोग. हार्मफुल रिसेसिव जीन नहीं होता है. सुपीरियर एक्यूमुलेशन, ये सब इनब्रीडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है. तीनों इनब्रीडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है. और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कौन ठीक करता है? आउटब्रीडिंग, मतलब आउटक्रॉस, एक ही है. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैर इज मिसमैच्ड? अगेन इट इज द आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन. ओके, एपिस इंडिका हनी, ये तो ठीक है, ये तो आपको पता भी रहेगा. फिर बाकी सब आपको नहीं पता. ओके, बॉम्जी मोरी सिल्क, ये भी पता रहेगा. पर पाइला ग्लोबुलोसा पर्ल नहीं होता. पाइला ग्लोबुलोसा इज अ नॉर्मल एप्पल स्नेल, उसमें से पर्ल नहीं निकलता, पर्ल वाला अलग रहता है. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी इनकरेक्ट. कंपेयर टू अ बुल और बुलॉक, कंपेयर टू अ बुल, अ बुलॉक इज डोसाइल बिकॉज ऑफ. डोसाइल मतलब बहुत शांत नेचर का. शांत क्यों? क्योंकि उसके टेस्टिस निकल दिए ना. ओके, हायर लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल नहीं. लोअर लेवल्स ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन, यस दिस वुड बी आंसर. क्या होता है? बुल्स को हम लोग टॉलरेट, मतलब देखो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन रहेगा तो उसमें थोड़ा एग्रेसिवनेस आता है. तो एग्रेसिवनेस अगर रहेगा तो उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट रहेगा. तो बुल्स को हम लोग अगर उसके टेस्टिस कैटेस्ट्रेट कर देंगे, निकाल देंगे, तो उसको भी बुलॉक बोल देते हैं. तो बुलॉक के पास टेस्टिस नहीं है, तो टेस्टिस इज द मेन सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन. हमें पता है फ्रॉम द वेरियस जो भी हम लोग ने पढ़ा इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें से हमें पता है कि टेस्टिस से सर्टोली इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स ये आपकी कौन बना? टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करेंगे. तो टेस्टोस्टेरोन अगर नहीं है तो एग्रेसिवनेस भी नहीं रहेगा. तो लोअर ब्लड टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही डॉसाइल रहते हैं. तो उसका रीजन पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. Which of the following is a viral disease? Viral disease is रानीखेत. पोल्ट्री में वायरल रानीखेत या न्यूकैसल्स डिजीज. अगेन अगर याद है तो कर लो. Which of the following is most suitable medium for culture of Drosophila? It is banana. राइट, बनाना सबसे बेस्ट होता है. The world's highly prized wool eating pashmina breed is. pashmina सबसे अच्छा वाला जो क्वालिटी का है वो कहाँ से मिलता है? गोट से. ओके, नाउ which endangered animal is the source of world's finest, lightest, warmest and most expensive wool? It is, कौन है ये? It is chiru the antelope. ये antelope है. अगेन ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, अभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते. बट अगर आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा तो अच्छी बात है. कभी खरीदना रहेगा तो ऐसे भी खरीद सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन हनी बीज? एपिस इंडिका इज द लार्जेस्ट वाइल्ड हनी बी इन इंडिया. हनी इज प्रिडोमिनेटली सुक्रोज एंड एल्बिनोस. बी वैक्स इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हनी बी. नहीं, करेक्ट पूछा है ना, सी तो नहीं आएगा. कम्युनिकेशन ऑफ हनी बी वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल वॉन फ्रिश. यस, इट इज़ करेक्ट. कार्ल वॉन फ्रिश ने कर रहा था ये, वो राउंड डांस, वेरियस डांसेस की वजह से उन लोग को कम्युनिकेट करते, ये तो उसने बताया था. एपिस इंडिका लार्जेस्ट नहीं है, मोस्ट कॉमन है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर, अगर आपको हनी हार्वेस्ट करना है तो मोस्ट कॉमन क्या होता है? एपिस इंडिका. हनी इज प्रिडोमिनेटली सुक्रोज एंड एल्बिनोस. देखो सुक्रोज तो होता ही उसमें, एल्बिनोस नहीं होता. सुक्रोज, हनी कैसे बनता है आपको पता है शायद? हनी भी सेक्टर नहीं, नेक्टर आपका सक करके आएंगे. नेक्टर सक कर लेंगे और माउथ में, और किधर नहीं, माउथ में सक कर लेंगे, फिर आपके अपने घर में आके वॉमिट कर देंगे. तो सुक्रोज जब उनके मुंह में गया, ड्यू टू आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनके मुंह में जो डाइजेस्टिव एंजाइम रहेंगे वो सुक्रोज लैक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये हो जाएगा. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्वियसली टेस्ट में मीठे लेंगे, इसलिए हनी मीठा लगता है. तो कभी आप हनी खाओगे तो ये याद रखना कि वो हनी बी की उल्टी है. ओके, तो बहुत टेस्ट आएगा आपको खाने में. वर्कर हनी बी नॉर्मली लिव्स अबाउट. वर्कर हनी बी का लाइफ स्पैन कितना है? ज़्यादा दिन रुक नहीं सकती वो, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है. तो 30 डेज उनका लाइफ स्पैन है. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली यूज्ड इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ सुपर मिल्क काउस? क्या होता है? सुपर ओव्यूलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, पेडिग्रीड नहीं, सुपर ओव्यूलेशन नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर ओव्यूलेशन होता है, फिर उसके सरोगेट मदर से कैरियर करके ये यूज होता है, मतलब इनडायरेक्टली MOET यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द सिल्क वॉर्म, इफ नो जुवेनाइल हार्मोन JH इज प्रेजेंट, देन इट वोंट मोल्ड. व्हेन इट मोल्ड्स इट विल mold into pupa, mold into another larval stage, into adult larva. तो अगेन इट इज़ आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन, इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल के बारे में हमें नहीं पढ़ना. अगेन आपको दिख रहा है NCERT मार्कर है नहीं यहाँ पे. नाउ हनी एसिडिक अल्कलाइन है, ये आपको थोड़ा अगर पता रहेगा तो इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इन्वॉल्व्स हीटिंग फॉर कितने मिनट्स? एट हाई टेम्परेचर तो ऑब्वियसली होता ही है, हाई टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं, बट कितने मिनट्स के लिए आपको वो अगर पता रहेगा तो वो भी अच्छा रहेगा. इट इज़ 30 मिनट्स फॉर 65 डिग्री. अगेन इट इज़ गुड. अगर आपको पास्चराइजेशन टेक्निक क्या होता है? मिल्क जो भी निकाला उसको देखो
जो मिल्क निकाला गाय से हम तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, सडन कूल कर देते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड हीट शॉक मेथड या पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अगर आप अमूल के दूध का पैकेट लोगे तो उसमें लिखा है पास्चराइज मिल्क, ऐसा लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या है, दे हैव हीटेड फॉर 30 मिनट्स अबाउट एट 65 टेम्परेचर। ये 100 करोगे तो सारा पानी उड़ जाएगा, सारा पानी उड़ जाएगा तो एकदम गाढ़ा मिल्क मिलेगा, तो इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर बिजनेस। 65 पे किल करोगे, 65 पे हीट करोगे तो बहुत सारे माइक्रोब्स किल हो जाएंगे। द अर्लीस्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड बाय मैन वॉज मोस्ट लाइकली, तो ये तो आपको पता ही रहेगा, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अ डॉग, सबसे पहले हमने उसको डोमेस्टिकेट किया था। जो फॉलोइंग इज अ एक्सोटिक इंडियन फिश, काटला काटला, कार्पियो, लोबियो और फॉसिलिस। एक्सोटिक पूछा है इसमें, एक्सोटिक क्या है आपका, साइप्रस कार्पियो, दिस इज एक्सोटिक। काटला तो आप खाते हो, काटला जो आपका नॉर्मल काटला है, और ये रोहू मच्छी जो तो नॉर्मली खाते हैं। और फॉसिलिस ये है, ये अगर आप देखो इसमें 50-50 लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक्सोटिक मतलब क्या, एकदम बहुत रेयरली मिलने वाले। काटला और रोहू तो ऐसे ही मिल जाएंगे, कोई मच्छी मार्केट में जाओगे तो ये दोनों में आप 50-50 लगा सकते हो अगेन, अगर आपको नहीं पता है तो। बट आंसर इज सिप्रिस कार्पियो। Silkworm, silk is obtained from the cuticle of larva. No, it is from salivary gland of larva या salivary gland of adult. किससे obtained होता है? It is from salivary gland of larva. Adult हो गया तो वो silkworm नहीं रहा, वो silkworm नहीं रहा, वो अब इसका ये adult stage आ गया, जो कि आपका ये एडल्ट स्टेज वो विंग वाला स्टेज है जो उड़ता है, फिर वो एग देगा, फिर उसमें से लार्वा निकलेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर ये होगा। तो लार्वा के सलाइवा से, क्योंकि लार्वा है जो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करके प्यूपा बनाता है, कोकून बनाता है, कोकून से हमें मिलता है ना सिल्क। तो कौन किसके सलाइवरी ग्लैंड से? इट इज फ्रॉम लार्वा, नॉट फ्रॉम अडल्ट। अडल्ट के सलाइवरी ग्लैंड से नहीं निकलता। द प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग बिटवीन क्लोजेस्ट रिलेटेड इंडिविजुअल्स, मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल इज, क्लोजली रिलेटेड मतलब 4 to 6 जनरेशन तक का सेम होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग बोल देते हैं। तो 23 का क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं करेक्ट आंसर। प्लांट ब्रीडिंग की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या क्वेश्चन दिया है? ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल्स, इट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हो बायोफोर्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, in a mung bean resistant to yellow mosaic virus and powdery mildew was brought by mutational breeding, ये भी आपका from one line question है from NCERT. A system of rotating crop with legume or grey pasture to improve soil structure and fertility is called shifting culture, झूम cultivation या shifting culture ये बोलते हैं। But देखो इसने क्या बोला है? rotating crops, माय बैड, मैंने गलती से क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। इन लोगों ने रोटेटिंग क्रॉप्स बोला है, तो इट इज़ ले फार्मिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम एग्रीकल्चर क्या होता है? उन लोग क्रॉप भले ही कुछ भी उगाए, बट उन लोग जगह चेंज करेंगे, पहले इधर जगह करेंगे, इधर खेती करेंगे, फिर उसको बर्न करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर इस जगह पे बर्न करेंगे, बर्न नहीं करते इन लोग, क्या करते हैं? पहले एक जगह को पूरे जितने भी झाड़ इधर रहेंगे सबको जला देंगे, तो ऐश बन जाएगा। ऐश में रहेंगे बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। ऐश में रहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयंस रहेंगे। इसको यूज़ करके एज अ फर्टिलाइजर इसमें ग्रो करेंगे क्रॉप्स। तो ये सब आयंस यूज होने के बाद जैसे इनका हार्वेस्ट हो गया, दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पास्चर, इसको फिर जला देंगे, फिर ऐसा। दिस कॉल्ड स्लैश एंड बर्न टेक्निक, झूम कल्चर या झूम एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बहुत सारे नाम से इसके। ओके, तो it has given a way in contribution of deforestation. झूम एग्रीकल्चर अभी नहीं होता है, पहले होता था। तो रोटेटिंग क्रॉप्स है, झूम शिफ्टिंग कल्टीवेटर कब आएगा? जब भी लैंड पास्चर्स को ऐसा करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा अगर कुछ एनसीईआरटी में मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आएगा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ले फार्मिंग इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि रोटेटिंग क्रॉप बोला है, मतलब आलू लगाएंगे, फिर उसके बाद ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, मतलब रोटेटिंग क्रॉप्स, जो कि आप नॉर्मली देख सकते हो अपने गाँव में, अगर आप हो तो वैसा पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ रोटेटिंग क्रॉप्स का टेक्निक होता है। Moving on, a true breeding plant is nearly homozygous and produces offspring of its own kind. Always homozygous, recessive in its genetic constitution. One that is able to produce due to cross pollination among unrelated species. What is a true breeding plant? True breeding plant का मतलब क्या है? True breeding plant क्या है? True breeding plant वो है जो near homozygous है, प्रोड्यूस करता है offspring of its own kind. Nearly homozygous and produces offspring of same kind. ट्रू ब्रीडिंग मतलब सेम बनाएगा। ओके, रेसेसिव होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका डबल टी ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, और डबल स्मॉल टी भी ये भी ट्रू ब्रीडिंग है। इसमें रेसेसिव होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी सिर्फ टी ही बनाएगा, और ये अगर इसको अगर हम लोग सेम मेट करेंगे तो ये भी टी ही बनाएगा, अगर वो ट्रू ब्रीडिंग है तो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा, दिस डिपेंड्स ऑन द ऑपोजिट पार्टनर। ये सेम बना सकते हैं या डिफरेंट। अगर ये टी बना दिया तो सेम है, टी अगर बना दिया तो गलत है।
मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ जगह। इट इज नियर होमोजाइगस प्रोड्यूसेस सेम ऑफस्प्रिंग, तो ये ट्रू ब्रीडिंग हो जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील इज कॉल्ड जर्म प्लस कलेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। The Green Revolution has occurred in 1960. Again, very easy question. जया एंड रत्ना किसकी varieties है? राइस की। ओके, जया रत्ना राइस की varieties है। हिमगिरी डेवलप बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन इज अ वैरायटी ऑफ। हिमगिरी किसके लिए है? हिमगिरी इज अ वैरायटी ऑफ वीट, वीट का वैरायटी है हिमगिरी। ओके, तो इस डी ऑप्शन आ जाएगा। ब्रीडिंग क्रॉप ऑफ हायर लेवल ऑफ मिनरल इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन। Improved variety of transgenic basmati rice does not require chemical fertilizer or hormone. High yield of rich vitamin A rich. Fertilizer का कुछ नहीं है। बासमती राइस ट्रांसजेनिक बासमती राइस ना, तो उसमें विटामिन ए मतलब गोल्डन राइस। अगर गोल्डन राइस दिया जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, बट इसमें गोल्डन राइस नहीं दिया है, तो इसीलिए कंफ्यूज हो सकते हो आप, ये सब मार्क कर सकते हो। बट बासमती राइस में जो भी इंड्यूस है वो विटामिन ए मतलब कैरेट से आपका जीन लेके इंड्यूस है, तो विटामिन ए वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड in biopesticides, not used as a biopesticide. Biopesticide क्या? ट्राइकोडर्मा, NP न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस, Xanthomonas campestris एंड Bacillus thuringiensis। इनमें से क्या यूज़ नहीं होता? Xanthomonas campestris ये नहीं यूज़ होता, ये आपको एनसीईआरटी में है, ये नहीं दिया एनसीईआरटी में। बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल यूज़ होता, आप जानते ही हो। तो क्या यूज़ नहीं होता है? Xanthomonas campestris। Which of the following plant species would you select for producing bioethanol? Bioethanol is produced from Jatropha। इसको bioethanol, biodiesel इसके लिए प्रोड्यूस करते हैं। ये एक अभी आ गया है बायोफ्यूल प्लांट जिसको बोलते हैं, ये अभी फ्यूचर हो सकता है आगे जाके। ओके, which of the following is being tried in India for biofuel substitute for fossil fuels? Fossil fuel substitute को किसके? Jatropha। अगेन द सेम क्वेश्चन का मतलब डिफरेंट फॉर्म आ गया यहाँ पे। The next question, consider the following four measures A to D successfully from growing chickpea in an area where bacterial blight disease is common. Okay, तो अगेन इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, बट अगर ट्राई करना है आपको तो हम लोग थोड़ा अप्रोच देख सकते हैं क्या हो सकता है इसके में। देखो, स्प्रे बोर्डॉक्स मिक्सचर, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर ऑफ डिजीज पैथोजन, यूज ओनली डिजीज फ्री सीड्स, यूज वैराइटीज रेजिस्टेंट टू द डिजीज। अगर ये दोनों यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट हम लोग बोर्डॉक्स मिक्सचर जो कि केमिकल है, हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं केमिकल्स, तो हम लोग ये स्प्रे नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ये दोनों में आएगा। ओके, तो 3 दोनों में कॉमन है, बट 2 और 4 के बीच में सिलेक्ट करना है। 2 देखो, कंट्रोल इंसेक्ट वेक्टर ऑफ डिजीज पैथोजन। इंसेक्ट के वेक्टर को कंट्रोल करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे? डिजीज रेजिस्टेंट ले लेंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वेक्टर कुछ भी है तो डिजीज रेजिस्टेंट है ना, चलेगा वो, तो वैसे ही तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट। Which of the following proved effective for biocontrol agent of nematodal disease in plant? Nematodal disease के लिए कौन बहुत अच्छा इफेक्टिव मेजर यूज हुआ है? इट इज़ नथिंग बट आपका लिलिकेंस। ये अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, छोड़ दो इसको। Now, which one of the following is utilized as a source of biodiesel in countryside? It is again Jatropha, और Jatropha के साथ और एक आपका है यूफोर्बिया। ऑप्शन नंबर, सॉरी नॉट यूफोर्बिया, इट इज पोंगोमिया। इंडियन कंट्री साइड में यूज होता है। इन मेज हाइब्रिड विगर इज एक्सप्लॉइटेड बाय। हाइब्रिड विगर को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं हम लोग? क्रॉसिंग 2 इनब्रीड पैरेंटल लाइन्स। हाइब्रिड विगर का मतलब क्या? हाइब्रिड विगर मतलब 2 पेरेंट्स के पास कुछ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2, ये P1 है ये P2, सो P1 P2 टू अवॉइड कंफ्यूजन। वेट अ मिनट, क्या होता है हाइब्रिड विगर का मतलब? पेरेंट 1 है पेरेंट 2 है, इसके पास कैरेक्टर 1 है इसके पास कैरेक्टर 2 है। ओके, दोनों का इनब्रीड करा है, हमें मिला ऑफस्प्रिंग 1। इसके पास ये कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 का मिक्सचर होकर कैरेक्टर 3 है, विच इज कैरेक्टर 3 इज फार सुपीरियर कैरेक्टर 2 एंड कैरेक्टर 1। तो मतलब पेरेंट से बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया, मतलब दोनों ही क्वालिटी आए और दोनों ही क्वालिटी बहुत अच्छे क्वांटिटी में आए। ओके, तो इसको हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर क्या है? क्रॉसिंग 2 इनब्रीड पैरेंटल लाइन्स। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बाय क्रॉसिंग 2 इनब्रीड हाइब्रिड लाइन्स। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्रॉप प्लांट ग्रोन इन मोनोकल्चर्स आर फ्री फ्रॉम इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर रूट सिस्टम, हाई प्रोन टू पेस्ट, लो इन यील्ड। क्या है दोस्तों इसमें? इट इज हाई प्रोन टू पेस्ट। 41 का हो जाएगा हाई प्रोन टू पेस्ट। मोनोकल्चर में यूज़ करेंगे तो हाई प्रोन टू पेस्ट होगा। अगेन इज आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो अगेन यू कैन लीव इट। ओके, तो यहाँ तक देखते हैं, फिर इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।